नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेज पर। आएगा दोस्तों, एग्ज़ाम वाली क्लास को अपन पढ़ते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वनपाल वन रक्षक। और अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपके लिए बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। जी बिल्कुल, नंबर 22 सीरीज़ का भाग संख्या 22 आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें आपके लिए आज संविधान के अधिक क्वेश्चन रहने वाले। मैंने आपको कल भी बताया कि आप पढ़ के आइएगा संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए। तो आइए दोस्तों, संविधान की प्रश्नोत्तरी आज अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। उनसे संबंधित 2-4 क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में आने वाले हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की, आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। 1909 अधिनियम, 1919, 1935, 1947, कौन सा अधिनियम हो जाएगा। राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। मोस्ट क्वेश्चन है साहब, क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। इनमें से दोस्तों राइट आंसर ये बताना है आपको। इनमें से देखिए भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब सभी का होना चाहिए बी ऑप्शन। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ ये कब बने थे दोस्तों, ये बने थे 11 दिसंबर 1947, है ना, 1946 सॉरी। तो दोस्तों ध्यान रखना 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। लेकिन इससे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वे अस्थायी थे मेरे दोस्तों। क्या थे, वे अस्थायी थे, लेकिन स्थायी रूप से ये बने थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है। स्वतंत्रवाद जो है ना, स्वतंत्रवाद जो है ये किसका द्योतक है। स्वैत उदारीकरण का है, प्रवृत्ति तथा बर्ताव का है, सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता है, या धार्मिक रूढ़िवादिता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रवाद जो है ये सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता दोस्तों, ये इसका ये द्योतक है। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई। तो आसान सी बात है मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया दोस्तों। ध्यान रखना, यहाँ पे आपका राइट आंसर इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। सभी की बात तो की गई, लेकिन ध्यान रखना लोकतांत्रिक शब्द जो है ना, ये इसका प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। तो भैया ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है SSC एग्जाम में। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 625 आपकी स्क्रीन पे है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में, या भाग 3 में, या फिर भाग संख्या जो है 4 में, या फिर अपने भाग 1 में। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपना प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना आप ये देख सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भाई संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श
प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, क्षमता या फिर समाजवादी या न्याय। तो संविधान के अंतर्गत देखिए, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो भैया समाजवादी शामिल नहीं किया, बाकी सभी शामिल थे। ठीक है, तो ध्यान रखना सी ऑप्शन आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का क्या है? देखिए दोस्तों, लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है ना, ये क्या है? जनता का प्रभुत्व है, या जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है, या विधि शीर्ष का प्रभुत्व है, या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व है? ये आपको राइट आंसर है, इसका आपको बताना है। जी बिल्कुल, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी किया था कि भाई भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? भारत जो है अपना ये पूर्ण जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1951 को? देखिए 49 है यहाँ पे ए ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर 1951 में, और यहाँ पर 1930 है, और यहाँ पर 1949 है। तो सही जवाब अपना 26 नवंबर 1949 हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। मतलब कि मैं आपसे बात करूं, संविधान सभा द्वारा संविधान की जो उद्देश्य और जो प्रस्तावना थी उसको जो है 26 नवंबर 1949 को क्या क्या कह सकते हैं, मतलब आत्मार्पित कह सकते हो, या फिर अंगीकृत कह सकते हो, तो इस दिन किया गया था। भैया डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। क्लियर ना? चलिए अगला प्रश्न है कि भाई हमारे संविधान को प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, इनमें से किसका उल्लेख नहीं है संविधान की प्रस्तावना में? न्याय का उल्लेख नहीं है, भातृत्व का उल्लेख नहीं है, या प्रतिष्ठा का उल्लेख नहीं है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख नहीं है, या फिर जो है अपने वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है? तो भैया अपना जो है लॉक हो जाएगा डी ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, बाकी सबका है। चलिए साहब नेक्स्ट है। नेक्स्ट आता है कि भाई संविधान के निर्माताओं, ओहो दिख गया, चलो कोई बात नहीं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं मूल अधिकारों में, राजनीतिक नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में, या फिर मूल कर्तव्यों में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उद्देशिका में। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उद्देशिका में हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान की उद्देशिका या फिर जो अपन कह सकते हैं प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। राइट आंसर आपको बताना है, 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन नहीं किया गया। देखिए आपको पूछा जा रहा है संविधान की प्रस्तावना का संशोधन। ठीक है, पूरे संविधान में नहीं बल्कि संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो राइट आंसर जो कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की बात है, 42वें संविधान संशोधन की बात है, और 1976 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके द्वारा जो उद्देशिका में एक तो अपना समाजवाद जोड़ा गया था, एक अपना पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और एक इसमें अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे मेरे दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, उद्देशिका और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और है जो अखंडता। ठीक है ना, उद्देशिका में ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? ये बताना, राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्री, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय? दोस्तों राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, संघीय। और आज के क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों संविधान से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। और अगर आप चाहते कि मेरा एक भी क्वेश्चन कोई ऐसे ही फालतू में ना जाए, व्यर्थ ना जाए, तो भैया क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और बड़ी शिद्दत के साथ पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको सही बताऊँ ना तो 10 बार पूछा गया। ये क्वेश्चन कितनी 10 बार पूछा गया है, बदल बदल के, मतलब कि इसको चेंज करके पूछा गया है, लेकिन पूछा जरूर गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ। प्रस्तावना में, भाग 3 में, या अनुच्छेद 368, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इन सभी में जो है नहीं है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ पे कहाँ पर किया गया दोस्तों? इसका जो है ना फेडरेशन शब्द का जो स्थान जो है ना वो अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में किया गया है, लेकिन उसमें भी क्या बताया कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया है, उसमें भी यूनियन ऑफ स्टेटस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन जो है ना ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। दोस्तों ये आज की क्लास के लिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या हो जाएगा जवाब? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन जो है ना कब हुआ था? तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा 57 नहीं होगा, और 6 दिसंबर 1956 हो जाएगा। क्या? 6 दिसंबर 1956 हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ इसको आप हटा दीजिएगा सर, सेम है, कोई बात नहीं। देखिए सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और इनके जन्म की बात करें तो भैया जन्म हुआ था 14 अप्रैल, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, भारतीय संविधान के निर्माता। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 1891 में इनका जन्म होता है। ठीक है, 14 अप्रैल को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, ये आपको बताना है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? अभी अभी आपको मैंने बता दिया, अभी अभी पिछले क्वेश्चन 6 और 33 नंबर क्वेश्चन में बताया कि भाई क्या है। संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ नहीं कहा गया, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार पर भी नहीं कहा गया, महासंघ भी नहीं, बल्कि राज्यों का संघ दोस्तों, ये इसमें इसका उल्लेख है, राज्यों का संघ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जी हाँ, देखिएगा, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भैया साथ आकर संघ बनाना देखा जाता है, या फिर संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, तो या फिर साथ आकर संघ बनाना और संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों इसका आंसर मात्र एक होगा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? संघ बनाकर राज्यों का गठन, और ये हमें किस में मिलता है? ये अनुच्छेद 1 में मिलता है। दोस्तों ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे भी 3 क्वेश्चन आ गए हैं, और मैंने यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन सही से बताऊँ तो दोस्तों 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। चलिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी, ये आपको बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? 20 अगस्त 1924 को, 20 जुलाई 1924 को, या फिर 20 जुलाई 1923 को, या 20 जनवरी 1925 को। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। इन्होंने कहाँ पर की थी स्थापना? मुंबई में की थी। किस नाम से की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से। क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लक्कादीव, मिनिकोय और अमोन दिवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्कादीव, मिनिकोय और अमोन दिवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो भैया 1973 के दौरान। कब? 1973 के दौरान। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो जिसको आज आप है ना लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? दोस्तों 638 नंबर हो गया अपना, और ये 639 नंबर है। क्या? ये 639 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा जा रहा है देखना जरा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से कब जो है सम्मानित किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया, ध्यान रखना आपको।
जी हाँ, क्या बात है, राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। 14 अप्रैल 1990 को इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था, और इसी दिन नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था दोस्तों। नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था इसी दिन। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। देखिएगा अगला प्रश्न 640 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से उस समय जो क्या और कितने कुछ बने। 17 राज्य और 6 संघ बने, 17 राज्य और 9 संघ बने, 14 राज्य और 6 संघ बने, 15 राज्य और 9 संघ बने। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करवा लेना। चलिए पहले तो अपन इसको आंसर को देखते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ बने थे दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। लेकिन मैं आपसे बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों ये थे उस समय, ठीक है, संघ। तो दोस्तों देखिए अब कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता है इसके बारे में, तो आपको ये बताना है कि भाई क्या राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में, ठीक है, क्योंकि चेंज हुआ है फिलहाल 1-1.5 साल पहले, तो वो चीज़ आपको बतानी है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अभी बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा नंबर 641 का राइट आंसर ज़रा देखना तो, कि भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1952 को, या 15 अगस्त 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संप्रभु लोकतांत्रिक रूप से भारत उभरा था। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय संविधान कब लागू किया, तो भैया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को अपन जो मनाते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों इससे ये त्यौहार जो है अपना भारतीय संविधान इस दिन लागू हुआ था, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार भी अलग से रखे गए दोस्तों। मत देने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है। जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सभी राइट आंसर करेंगे बी ऑप्शन। सर जीवन का अधिकार ये कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, बाकी ये मत देने का अधिकार राजनीतिक है, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार भी ये राजनीतिक है। नेक्स्ट है 643, आपसे पूछा ये जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जो है ये शामिल किए थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा 1976 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया ना पिछले क्वेश्चन में जीवन का अधिकार, तो दोस्तों वो जीवन का अधिकार है ना वो अनुच्छेद 21 के तहत है वैसे, ठीक है, और मौलिक अधिकार के रूप में उसे ही जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये आप बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या सर वी.एन. राव, या फिर के.एन. मुंशी। बी.एन. राव को अपन लॉक कर देंगे मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बोले सर 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है, देखिए 9 दिसंबर जो 1946 को जो बैठक हुई थी ना, इसमें अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, अध्यक्षता सच्चिदानंद ने की थी, सच्चिदानंद ने की थी। सच्चिदानंद जिनका पूरा नाम था सिन्हा, ठीक है। लेकिन 11 दिसंबर को जस्ट तीसरे दिन 9 दिसंबर के जस्ट तीसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार को निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। सरकार के निम्न प्रणालियों में से, सरकार की कर लो या है ना, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है दोस्तों, या अनिवार्य मुद्दा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो सही जवाब बना संसदीय प्रणाली नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, संघीय प्रणाली हो जाएगा। सी ऑप्शन मोस्ट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों आपसे, नंबर 647 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा कि संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर। दोस्तों जो अपना 646 नंबर क्वेश्चन था ना, वो सेम ही था, उसमें ये पूछा गया था कि भाई भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव ही था, वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए उसको मैंने इग्नोर कर दिया आपके लिए। चलिए अब क्या हो जाएगा, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष जो है ना, वो अपना ए ऑप्शन है, पृथकता का खतरा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसको महत्वपूर्ण विशेषता है, किसकी है यहाँ पे। ठीक है, ये भाई साहब टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिएगा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य, या फिर समाजवादी राज्य, या फिर साम्यवादी राज्य। तो भैया यहाँ पर अपना समाजवादी राज्य हो जाएगा। क्या है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, समाजवादी राज्य की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन का वर्चस्व होता है, फिर सारी सत्ता जो है सर्वहारा के, मतलब कि आप कह सकते हैं कि भाई अधिनायक के नाम पर उसको केंद्र संगठन में केंद्रित करती है। तो ये जनता के द्वारा सब कुछ होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारत एक कुलीन तंत्र देश है, या फिर लोकतंत्र देश है, या फिर राजतंत्र, या फिर एक तंत्र है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, वो तो आपने पढ़ लिया कि समाजवादी राज्य, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसको 648 को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और भारत एक लोकतंत्र देश है, सब जानते हैं इसके बारे में भी, भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र शब्द का दोस्तों इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं ना, कहते तो हैं सर। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो डेमोक्रेसी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो ग्रीक भाषा से मानी जाती है। ध्यान रखना, 649 भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है 650 नंबर, निम्न में से कौन सा संशोधन जो है अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। इनमें से कौन सा संशोधन अधिनियम संविधान कहलाता है, ये आपको बताना है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। दोस्तों आपको याद होगा इसमें 42वां राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों काफ़ी जो है बदलाव किया गया था, संशोधन किया गया था, कई अनुच्छेदों में भी बदलाव किया गया था, प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। दोस्तों प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में यहाँ पर एक बार संशोधन हुआ था दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत हुआ था 1976 वाले, मतलब कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में भी एक बार दोस्तों हुआ था, जिसमें अखंडता, निरपेक्षता और दोस्तों क्या जोड़ा गया था, देखिए लिख देता हूँ यहाँ पे, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद, है ना, ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, और अनुच्छेद में भी कुछ बदलाव किया गया था। इसमें सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, इसे मिनी संविधान भी माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों 650, मतलब कि 30 क्वेश्चन की सीरीज अपने आज भी पढ़ ली है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लगे होंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वैसे। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं आपको एक लास्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आपको जवाब देना है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा
अपनाई गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, या फिर कनाडा से, या फिर फ्रांस से? कौन बताएंगे राइट आंसर? बाहर आके कमेंट सेक्शन में। सर मैं बता दूंगा इसका आंसर, तो कौन? सभी बताएंगे, ठीक है, कोई अकेले नहीं बताएंगे, सभी अपने अपने दम पे, जिनको पता है वो बताएंगे, किसी की नकल ना करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका हिसाब, यहाँ पे इसका आंसर देना है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी इम्पोर्टेंट क्लास आपकी, और आप सभी का स्नेहपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना सहयोग और विश्वास ऐसे ही बना रहे दोस्तों। ये क्लास रेगुलर चलती रहेगी। अब आपको देखना है कि आप कहाँ तक और कितने। मुझे काफ़ी प्रश्न भी पूछे गए थे बीच में, 2-4 बार ऐसे मैसेज भी आए थे, कमेंट भी देखा मैंने, सर ये क्लास कब तक चलेगी? भाई साहब, मैं जब तक ले रहा हूँ क्लास तब तक चली रहेगी, बंद क्यों होगी? आपके मतलब आपके भविष्य के लिए क्लास ले रहा हूँ, तो भैया भविष्य जो है आगे पड़ा है, पूरा भविष्य आगे रहा है, तो क्यों बंद करें भाई क्लास को, है ना। तो चलिए दोस्तों, और 6 बजे और क्लास होगी जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड की होगी दोस्तों। किसकी? टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी। जो भी भाई बने BSTC और PTT वाले हैं वे ज़रूर आ जाइए टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। आप सबका आभार, सबका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।